गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। और तेरी दो को बाद में बोल रहा है, तीन को पहले बोल रहा है। चलो देखो है हाँ, तुम लोग धीरे बोल रहे हैं, वॉइस धीरे बोलता है। अच्छा है, एकदम लता मंगेशकर की आवाज निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ अरिजीत सिंह सही बोल रहे हैं। और तेरी अब बोला जाकर के फाइनली। चलो देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की। देखिए, जब आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया कि एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया कि एग और स्पर्म के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। नहीं, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। तो अब आपको ये सीखना है कि मेल और फीमेल के जो गैमेट्स हैं वो आपस में मिलेंगे कैसे, और अगर मिलेंगे तो उस प्रोसेस में कौन कौन सी बातें आने वाली है। ठीक है, तो देखिए, जब आपको स्ट्रक्चर्स पता है, ठीक है, जब आपको ये पता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या हुआ, ठीक है, आपको पता चला कि oogenesis में क्या हुआ, आपको ये पता चला कि कौन कौन से पोल डेवलप किए, समझ में आ रहा है, ठीक है, किस पोल से एंट्री ऑफ स्पर्म हो सकते हैं एग में कौन कौन से लेयर्स हैं, ठीक है। अच्छा, स्पर्म के पास कौन सा ऐसा पार्ट है जो केमिकली रिच है, दैट इज द एक्रोसोम। तो ये सारी बातें जो है, अच्छा न्यूक्लियस का क्या रोल है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है एग और स्पर्म के, तो तमाम बातें जो है वो आप ऑलरेडी इस पूरे के पूरे चैप्टर में अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और मैं वही कह रहा हूं कि अब केवल आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है, ठीक है, सबको जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल आएगा, आपका एक टॉपिक और निकल आएगा, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन का एक्चुअल मतलब यही है ना कि मेल और फीमेल गैमेट मिल ले। तो मेल और फीमेल गैमेट अगर मिलेंगे तो कंडीशन आपको कैसे दिखाई देगी। देखिए, ये मान लीजिए कि ये हो गया आपका स्पर्म, दैट इज एन, और ये क्या हो गए एग, दैट इज एन, और इन दोनों के बीच में क्या हो गए, इन दोनों के बीच में फ्यूजन हो गए, और जैसे ही फ्यूजन की प्रोसेस होगी क्या बनाएंगे 2n, और इसको आप क्या कहेंगे, जाइगोट। यही तो कहते हैं ना, एकदम सिंपल। अगर दिखाना है आपको फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को तो आप कैसे दिखाते हैं, ऐसे ही तो दिखाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, और प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन है, ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन इसका एक और नाम है, इसको हम लोग कहते हैं सिनगैमी भी, ठीक है। तो कहीं पर आपको सिनगैमी भी मिलेगा, कहीं पर आपको क्या मिल जाएंगे, फर्टिलाइजेशन मिल जाएंगे। इसमें किसी को डाउट है, ये तो सिंपल बात है। अब देखिए, एक स्टेप जो है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis आपने पढ़ा, एग ऑफ स्पर्म और एग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और स्ट्रक्चर ऑफ एग जो है वो भी आपने पढ़ा, लेकिन वो जो हमने फिजियोलॉजी पढ़ी थी उसका वो पार्ट नहीं था, ठीक है। जब आपके स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, जब एग का फॉर्मेशन हो गया, तो उस कंडीशन में जो दूसरा प्रोसेस था, यानी गैमेटोजेनेसिस के बाद का जो सेकेंड प्रोसेस था हमारा, याद है, उसको हम लोगों ने कहा था इंसेमिनेशन। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा था एक्चुअल में, इंसेमिनेशन, ठीक है। और इस इंसेमिनेशन की प्रोसेस में क्या होता है, मेल जो है वो अपने सेमाइनल फ्लूइड को, स्पर्म को नहीं, क्योंकि स्पर्म अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है, मेल जो है वो अपने सेमाइनल फ्लूइड को यानी सीमेन को इंट्रोड्यूस करता है, इंसेमिनेट करता है इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। और ये प्रोसेस बस इतनी ही सी है, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेटरी एक्टिविटी, ठीक है, व्हेन मेल इंट्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ सेमाइनल फ्लूइड इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, क्या कहते हैं आप उसको आप कहते हैं इंसेमिनेशन। बस इससे ज्यादा आपको इंसेमिनेशन में कुछ भी नहीं जानना। लेकिन देखिए, जैसे ही इंसेमिनेशन हुआ, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन की तरफ से। और एक बात और जानिए, देखिए, हम लोग जो प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना, इट इज द स्टैंडर्ड प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि अगर स्पर्म की इंट्रोडक्शन फीमेल के अंदर हो गई तो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी तक के पूरे प्रोसेस जो हैं वो कंटिन्यू होंगे, हम ऐसा मान करके चल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही ये वाली बात बता दी, क्योंकि देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस समय में इंसेमिनेशन हो जाएगा वो हर टाइम में जो इंसेमिनेशन के प्रोसेस होंगे उनमें प्रेगनेंसी की कंडीशन बनेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट द मैटर ऑफ चांस। ये क्या है, पूरी तरह से मैटर ऑफ चांस है। अगर
स्पर्म ने एग को अप्रोच कर लिया, क्योंकि देखिए स्पर्म को एग तक पहुंचने में बहुत सारी बाधाएं हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना है उनको, ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के स्पर्म जो है वो फाइनली एग तक पहुंचते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो स्पर्म और एग कभी नहीं मिलेंगे, इवन दो कि स्पर्म भी इंट्रोड्यूस हुआ है फीमेल के अंदर और एग ऑलरेडी मौजूद है फीमेल के अंदर, लेकिन फिर भी ये दोनों मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं तो ऐसा कैसे होता कि एक कपल, ठीक है, जो अपने मैरिजेबल एज के बाद मैरिजेस कर लेते हैं, ठीक है, न जाने कितने कॉपुलेटरी एक्टिविटीज के बाद फाइनली जो है वो बेबी के प्रोडक्शन की बात होती है, ठीक है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि फर्स्ट इंसेमिनेशन की एक्टिविटी से ही फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हम कर पाते हैं, ये बहुत रेयर है, ठीक है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के दौरान ये बात एकदम से मतलब जिसको कहते हैं ना बेमानी है कि हर पर्टिकुलर सेक्सेस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली या हर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के दौरान बेबी प्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, प्रेगनेंसी की प्रोसेस होगी, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और उस स्टैंडर्ड प्रोसीजर में हम मान करके चल रहे हैं कि जो इंसेमिनेशन हुआ है उससे आगे के प्रोसेस यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस कंप्लीट हो रहे हैं। इसीलिए हम यहां पर जो हेडिंग दिए हैं वो क्या है आपका? फर्टिलाइजेशन। ये बात क्लियर है? चलिए, तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 4 अलग अलग पार्ट्स में। समझना आपके लिए आसान कर दे रहा हूं, ठीक है। हम इसको क्या कर रहे हैं? 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। देखिए, पहला जो इसका पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? अप्रोच ऑफ स्पर्म टू एग। तीसरा पार्ट है कॉर्टिकल रिएक्शन और चौथा जो पार्ट है इसको हम लोग लिखते हैं एम्फीमिक्सिस या इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। इसी को हम लोग कहते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। देखिए, 4 प्रक्रियाएं हैं। पहला जो है वो क्या है? एंट्री ऑफ स्पर्म। दूसरा जो है वो क्या है? अप्रोच ऑफ स्पर्म टू द एग, जिसको हम लोग पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म भी कहते हैं। इसको किसी किसी बुक में मिल जाएगा क्या? पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। तीसरा जो पार्ट है वो क्या है आपका? कॉर्टिकल रिएक्शन। और चौथा जो पार्ट है वो क्या है? एम्फीमिक्सिस या फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो इन्हीं 4 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है और एक एक करके प्रोसेस की स्टडी कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला कंडीशन ये है कि आपका पहला टॉपिक क्या है? एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ऑब्वियस सी बात है कि एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड व्हाट, ठीक है, एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड वेयर। तो उस कंडीशन में आपका जवाब है ना कि एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यही है। तो देखिए, जिस समय में इस प्रोसेस की शुरुआत होती है उस समय में सबसे पहला जो काम होता है कि मेल इंसेमिनेट ऑल अराउंड 2.5 ml 2 to 2.5 ml ऑफ सेमाइनल फ्लूइड इनसाइड फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। मात्र 2 से लेकर के 2 to 2.5 ml ऑफ सेमाइनल फ्लूइड या सीमेन की एंट्री करवाता है मेल इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। बस इतनी एंट्री होती है। लेकिन इस एंट्री में मोर देन 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट। लेकिन इस पूरे इंसेमिनेशन में जो ये 2 to 2.5 ml ऑफ सीमेन है उसमें टोटल अमाउंट ऑफ जो स्पर्म की एंट्री हो रही है, जो टोटल अमाउंट ऑफ स्पर्म इंटर कर रहे हैं वो कितने हैं? लगभग 200 मिलियन से ज्यादा, ठीक है। 200 मिलियन का मतलब समझते हैं? 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 200 मिलियन का मतलब आप खुद सोच लीजिए, ठीक है। मतलब इतना 1000 करोड़ जो हम कहते हैं वैसी वाली कहानी है। तो देखते हो किसी किसी के यहाँ पैसा पकड़ाता है, ठीक है, वो कहते हैं इतना 1000 करोड़ पकड़ा गया, ठीक है। वो अभी एक न्यूज आई थी ना, वो शायद पहले भी बताया था, जस्टिस वर्मा के यहाँ, ठीक है, एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस हुआ करते थे, ठीक है, जस्टिस एसके वर्मा या करके कुछ नाम था। तो बेचारे गए हुए थे अपनी वाइफ के साथ कहीं घूमने के लिए छुट्टी लेकर के, और किस्मत खराब होती है तो
आप हाथी पर चढ़ते हैं तब भी कुत्ता काट लेता है, कूद के काट लेगा, ठीक है, और नहीं कुछ होगा, हाँ, और नहीं कुछ होगा, और नहीं कुछ होगा। तो पता है आप जा रहे हैं और एक बाज जो है, देखो ये भी घटना है औरंगाबाद की, बहुत पहले की बात है। हमारे पेरेंट्स जो है वो सुनाते थे, मेरे पिताजी किसी जमाने में सुनाए थे कि एक आदमी जो है वो बेचारा साइकिल से जा रहा था और बाज या चील जो थे उन्होंने झपट्टा मार करके एक सांप को पकड़ लिया और सांप को पकड़ करके वो उड़ रहे थे, ठीक है। उड़ते उड़ते अचानक से सांप उनके ग्रिप से छूट गया और उस आदमी के ऊपर में गिर गया जो बेचारा सिंपल जा रहा था, ठीक है। अब सांप तो बेचारा घायल है, तो बस वो गुस्से में क्या किया, उसी आदमी को काट लिया, ठीक है, और उससे उसकी डेथ हो गई। तो इसको क्या कहेंगे, ठीक है, ये तो फिर वही है, आ बैल मुझे मार, ठीक है ना, उड़ता हुआ तीर वाली कहानी है ये और कुछ नहीं हो सकता है। तो कंडीशन ऐसी होती, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं तो जस्टिस वर्मा साहब के साथ यही प्रॉब्लम हुई, ठीक है। वो बेचारे गए घूमने के लिए और अचानक से इनके घर में लग गई आग, ठीक है। अब आग लग गई तो दमकल के कर्मचारियों को बुलाया गया। अच्छा, जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी के अलावा बाकी किसी को भी नहीं पता था कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं। उनकी माँ रहती थी और उनके बच्चे रहते थे, एक आध बच्चे थे जो वहां रहते थे। अब दमकल के कर्मचारी आए, बेचारे आग बुझाने लगे, आग फैलती जा रही थी। उन्होंने देखा नीचे में भी आग फैल रही है, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने हटाया तो देखा कि नीचे में तहखाना है, ठीक है। तहखाने को खोला गया, उसमें गड्डियों की बंडल, इतनी बंडल थी कि दमकल कर्मचारी जो है वो, मतलब अगर वो सरकारी नहीं होते तो वो आग बुझाना छोड़ करके पहले पैसा बटोरते, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ, खैर उन्होंने आग वाग बुझा ली। लेकिन ये बात जो है वो फोटो या वीडियो के थ्रू लिख कर गई। आजकल तो बहुत आसान है ये काम, और लिख करने के बाद जब ये मीडिया में बात आई तो जवाब देना मुश्किल हो गया वर्मा साहब को, इसलिए क्योंकि एक जस्टिस होने के कंडीशन में इतने सारे पैसे कैसे आ गए उनके पास, ठीक है। इस पर फिर जांच आयोग बैठी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक जांच कमेटी बैठाई, ठीक है। बाद में ये प्रूफ हुआ कि उन्होंने बहुत सारे पैसे जो है वो इकट्ठा किए थे गलत तरीके से, जजमेंट गलत दे करके ऑब्वियसली, और उतने पैसे थे। अंत में उनको दो ऑप्शन दिए गए, या तो आपको महाभियोग का सामना करना पड़ेगा जो संसद पास करती है, ठीक है, आपको बताना पड़ेगा रीजन, और नहीं तो फिर 2/3 बहुमत से ये पास कर दिया जाएगा राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं होता। ये जजों का महाभियोग जो है वो राज्यसभा का पार्ट है, ठीक है ना। और वो क्या करेंगे, वो आपको पद से हटा देंगे, लेकिन उसमें भारी बेइज्जती है, ठीक है। एक और उपाय है आपके लिए, आप ऐसा कीजिए, स्वेच्छा से आप इस्तीफा दे दीजिए, ठीक है। तो फिर फाइनली शायद उन्होंने स्वेच्छा से दिया नहीं दिया, मुझे उसके बाद नहीं पता है, बट ऐसा कंडीशंस बना। तो वही तो बाद में पता चल रहा है क्या भाई, तो मीडिया रिपोर्ट आ रही है हजारों करोड़ की संपत्ति, ये 1000 करोड़ गिनते गिनते थक जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे ही है, हजारों करोड़ स्पर्म जो होते हैं उनकी एंट्री होती है, इसका कोई नंबर नहीं है, ठीक है। बट ऑन एन एवरेज बोल दिया जाता है 200 मिलियंस ऑफ स्पर्म, और 200 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में कितना हो गए, 10 लाख। तो जोड़ लीजिए 200 इंटू 10 लाख, थक जाइएगा, ठीक है ना। इतने अमाउंट के स्पर्म जो होते हैं इनकी एंट्री होती है। अच्छा, मैं ये वाली बात इसलिए बहुत इंफेसाइज करके बता रहा हूं क्योंकि जब 200 मिलियन ऑफ स्पर्म अगर इंटर करेंगे, ठीक है, लेकिन कहां अप्रोच करना है, एक ही एग है जहां पर इसको अप्रोच करना है, समझ में आ रहा है ना। तो उस पर्टिकुलर एग तक पहुंचने के लिए 200 मिलियन ऑफ स्पर्म करेंगे क्या, समझिए बात को। तो एक बड़ा अच्छा एक कंडीशन है। देखिए थोड़ी हल्की बातें हैं, मेल को वापस से इतने सारे स्पर्म भेजने पड़ रहे हैं एक एग को फर्टिलाइज करने के लिए। ये वही कहानी हो गई कि मेल को पूरी बारात लेकर के जानी पड़ती है एक फीमेल को लाने के लिए, ठीक है। यानी मेल हमेशा डरपोक है, ठीक है। उसको जब करना है तो ढेर सारे के साथ ही जाना है। ब्याह होता है तो भी क्या करते हैं, 200-500 आदमी ले जाते हैं और दुल्हन अकेले आती है वहां से, ठीक है। ये देखिए निडरता, पहली बार मैंने गर्ल्स की पढ़ाई करी, ठीक है। ये देखिए निडरता, ये सच्चाई है कि नहीं। और वो भी बाजे गाजे के साथ कि हम आ रहे हैं 200 लोगों को लेकर के, ठीक है। और वो अकेले कहती है कोई बात नहीं है, थमो, चल रहे हैं, टेंशन ना लो तुम, फिर को रात तक सुबह चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद वो अकेले, कोई नहीं होता, ना बाप ना भाई ना कोई घर वाला। और यहाँ तो बाप भी जाते हैं, भाई भी जाते हैं, अगल बगल वाले जाते हैं, पड़ोसी जाते हैं, कुल जाते हैं, ठीक है। तो सोचिए कितनी निडरता है महिलाओं में, सबस, ठीक है। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि जो कि तो मैं से साक्षात मैंने पढ़ाई कर दी, ठीक है। वो कितना हंस रही है,
देखो, तो वही कंडीशन है, सेम कंडीशन यहां पर भी है। देखिए मेल फिर डरपोक है, उसको 200 मिलियन ऑफ स्पर्म जो है उसकी एंट्री करानी पड़ रही है, ठीक है, ताकि कि वो फीमेल तक अप्रोच करे और एग को पेनिट्रेट करने की कोशिश करे। लेकिन 200 मिलियन ऑफ स्पर्म में भी क्या ये कोई स्पर्म जो है, क्या इनमें से कोई स्पर्म, कोई एक स्पर्म, क्या इनमें से कोई स्पर्म भी ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? तो आपका आंसर होता है मे और मे नॉट। मतलब सोचिए 200 मिलियन ऑफ स्पर्म में भी आप ये 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि कोई एक स्पर्म उनमें से बचे और जा करके वो फीमेल के एग के साथ जुड़ करके और आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करे। आप ये नहीं कह सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अब देखिए क्या हो रहा है एक्चुअल में। जैसे ही एंट्री ऑफ स्पर्म हो रही है इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, आपको पढ़ाए हैं वेजाइना, याद आ रहा है? वेजाइनल कंडीशन में दो प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम स्पर्म के लिए यह है कि वेजाइना की जो पीएच है वो हाईली एसिडिक है। वेजाइना की जो पीएच है वो क्या है? हाईली एसिडिक है। और मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है कि स्पर्म को सबसे ज्यादा नफरत किससे है? एसिडिक पीएच से है। ठीक है, सोचिए यूरिन की पीएच मात्र 6 होती है, तब वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक है, तो वेजाइना की पीएच तो हाईली एसिडिक है, वो लगभग 2 to 3 के आसपास में। ठीक है, तो इतने हाईली एसिडिक पीएच के रेंज को तो वो कभी बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। तो क्या होता है? मोर देन 50% ऑफ स्पर्म विल डाई। लगभग 50% से ज्यादा स्पर्म जो होते हैं वो केवल एसिडिटी के फॉर्म में। गुप्ता जी क्या दिक्कत है, पूछे तो फिर क्यों बेइज्जती कराता है? ठीक है, तो मतलब 200 मिलियन ऑफ स्पर्म में से मोर देन 50% ऑफ स्पर्म विल डाई ड्यू टू द एसिडिक नेचर ऑफ वेजाइना। सोचिए इतने स्पर्म मर गए, अब बाकी जो बचे उनका क्या हुआ? तो फिर लगेगा कि अच्छा इतने स्पर्म तो इंटर कर जाने चाहिए। देखिए इतने स्पर्म भी इंटर नहीं करते भाई। क्यों नहीं करते? तो आपको वेजाइना में एक और चीज पढ़ाया है, और वो क्या पढ़ाया है? वो पढ़ाया है वेजाइनल इपिथेलियम सेल। याद आ रहा है? बोलो हाँ। अरे वेजाइनल इपिथेलियम नहीं लिखवाया है? काय सांप सूंघ जाता है। क्या होता है? देखिए वेजाइनल इपिथेलियम आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आप पर डे के हिसाब से खत्म कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें जो है वो आपको बता दी गई है। ठीक है, अगर आप बराबर से नहीं चलेंगे तो आपका बहुत नुकसान है, इसलिए क्योंकि आप फिर करेंगे कैसे? आप जाकर के देखिए वो 30-40 पेज का नोट्स हो गया अभी, और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी क्लीवेज से लेकर के और लैक्टेशन तक बचा हुआ है। सोचिए, ठीक है, फर्टिलाइजेशन कम से कम 4 पेज में लिखे जाएंगे। तो आप इतने सारे, वो पता चलेगा कि लास्ट में 70-80 पेज का नोट्स हो गया। ठीक है, फिर देखोगे ऊँघोगे और बेहोश हो जाओगे। ठीक है, वो खाली देखोगे तो बेहोश हो जाओगे। नहीं तो करना शुरू करें। और ऐसे भी सैटरडे को आपकी टेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। अच्छा चलो कोई नहीं, टेस्ट में तो छन ही जाओगे आप। ठीक है, वापस आते हैं। देखिए सो वेजाइनल इपिथेलियम सेल जो इस वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं, उस वेजाइनल इपिथेलियम की खासियत क्या है? कि इनके पास फैगोसाइटोसिस की एक्टिविटी होती है, और इसमें भी जो बचे हुए स्पर्म हैं वो क्या हो जाते हैं? वो वेजाइनल एपिथेलियम के द्वारा फैगोसाइटोसिस के फॉर्म में उनके सेल के अंदर चले जाते हैं, एंड फाइनली दे ऑल विल डाई। तो उधर 50% एसिडिटी से खत्म, और बाकी जो बचे हुए हैं वो कहां से खत्म? वेजाइनल एपिथेलियम से खत्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई जरूरी नहीं है, मैं जो बार बार कह रहा हूं कि इतने बैरियर्स लगे हुए हैं। पहला बैरियर आपको दिखा दिया। ठीक है, वेजाइनल रीजन में सबसे बड़ा बैरियर है। अगर स्पर्म यहां से निकल गया तो आगे वो बढ़ेगा, हालांकि आगे भी उनके पास बैरियर है, लेकिन इस बैरियर को पार करना सबसे जरूरी है। तो चलिए फिर हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन मान करके चलते हैं कि मान लीजिए कि 10 स्पर्म जो है वो आपके पास बच गए। ठीक है, बाकी सारे के सारे स्पर्म मर गए। सोचिए बाकी सारे स्पर्म मर गए। हमने ये मान लिया कि आउट ऑफ 200 मिलियन ऑफ स्पर्म, 200 मिलियन ऑफ स्पर्म में से कितने बच गए हमारे पास? 10 स्पर्म्स जो है वो हमने बचा लिए। 10 स्पर्म हमने बचा लिए। बाकी सारे के सारे स्पर्म जो है वो वेजाइनल रीजन में अलग अलग प्रक्रिया में, अलग अलग कंडीशंस में मारे जा चुके हैं। इसमें किसी को दिक्कत है? ये समझ में आया? चलिए अब देखिए, ये कहानी तो यहां तक हो गई। अब जरा सा बात कर लेते हैं एग को लेकर के। ठीक है ना, तब जाकर के दोनों को मिलाएंगे। देखिए जिस समय में मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेसेस होते हैं, यानी 28 दिन की जो साइकिल कंप्लीट होती है, उसमें एकदम मिडिल ऑफ द फेज, दैट इज द डे 14th जिसको कहते हैं, 14वां दिन, जहां पर क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन होता है, जहां पर एग जो है वो बाहर आते हैं। अब फीमेल की बात कर रहे हैं, मेल वाला कहानी कर लिया। ठीक है, हमने बता दिया कि 10 स्पर्म बच गए। अब आगे दिखाएंगे कि क्या करेंगे ये। ठीक है, तो
एग जो है वो रिलीज कर रहा है डे 14 को, ठीक है। प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवुलेशन। क्या कहते हैं इसको? ओवुलेशन कहते हैं। और इस ओवुलेशन प्रोसेस में जब एग बाहर निकलते हैं तो एग किस फॉर्म में होते हैं? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है? फिम्बरी ने उसको कैच कर लिया, ठीक है, और उसको भेज दिया कहां? इंटरनल पार्ट ऑफ द एम्पुला, एम्पुला के अंदर डाल दिया। और ये लुढ़कते लुढ़कते कहां पहुंच गए? टू द एम्पुलरी इस्थैमिक जंक्शन। जो जंक्शनल पार्ट है एम्पुला और इस्थैमिक का, यहां पर पहुंच गए एम्पुलरी इस्थैमिक जंक्शन पर। तो एम्पुलरी इस्थैमिक जंक्शन पर पहुंच करके ये रुक गए, स्टॉप कर गए। अब क्या हो रहा है? अब यहां से इनको सिग्नल मिलनी शुरू हो रही है कि स्पर्म इज कमिंग। स्पर्म जो है उनकी एंट्री हो गई है, क्योंकि वेजाइना में 10 स्पर्म बच चुके हैं और बच गए तो ये आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? और जैसे ही ये सिग्नल इनको मिलेगी, क्या हो जाएगा? ये जो सेकेंडरी oocyte का फॉर्म है, ये क्या हो जाएंगे? ये चले जाएंगे मियोसिस 2 में। देखिए सब मिलता जुलता है। वो जेनेसिस में भी ये वाली बात आई थी। कहां पहुंच गए? मियोसिस सेकेंड में। और जैसे ही ये मियोसिस सेकेंड में जाएंगे, क्या होगा भाई? इसमें ये बना देंगे राइप एग। क्या बना देंगे? राइप एग। राइप एग का मतलब क्या? मैच्योर एग। और ये क्या है? ये कौन सा एग है? वो एग है जो अब पूरी तरह से तैयार है किसके लिए? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए। किस बात के लिए तैयार है? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो यहां तक की जो प्रोसेस है, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो इतनी बातें जो है वो फर्स्ट जो स्टेज था उसकी बात हो गई। अभी हमारे पास 3 और फेजेस हैं, 3 और स्टेजेस हैं। सेकेंड स्टेज क्या था हमारा? सेकेंड स्टेज है पेनिट्रेशन ऑफ एग, ठीक है। हाँ, मतलब पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म टू द एग, वही हुआ, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है या अप्रोच ऑफ स्पर्म टू द एग, एक ही चीज हुआ। तीसरा जो है वो क्या है? कॉर्टिकल रिएक्शन। और चौथा जो है वो है एम्फिमेक्सिस। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको बाकी तीनों प्रोसेसेस को एक रो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।